वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। हम एमपीपीएससी 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 11 अप्रैल को है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 सिलेबस में डिफाइन किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में एक्ट के बारे में हमने बात कर चुका हूँ, मतलब कि कर ली है, जो और भी हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड, जो कि एमपीपीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक्ट से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है दोस्तों। ये क्यों लाया गया कि ये 1919 के बाद 10 साल बाद 1919 में लाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना करना। मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 है, तो इसके लिए 2 साल पहले 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना करना, मतलब भारत का प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है। उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना करना, इसका 1919 एक्ट का मेन उत्तरदायित्व है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो कि 1921 से लागू हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीजें हैं। ये 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया और 1919 में इसको लागू किया, मतलब कि अधिनियम आया और 1921 से लागू हुआ, ठीक है। तो क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और जो 1919 में आया और 1921 से लागू हुआ, ठीक है। और 20 अगस्त 1917 को घोषणा हुई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस कानून को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को और क्या बोलते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए क्या, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो दोस्तों ये क्या थे, भारत के सचिव हैं, ठीक है। और ये क्या है, चेम्सफोर्ड क्या है, तो वायसराय है। जो हम आपको बताए, भारत का सचिव वही बन सकता है जो इंग्लैंड के कैबिनेट का मेंबर हो, वही भारत का सचिव बनेगा। और भारत का सचिव को एक काउंसिल बनाएगा जो इसकी काम करने के लिए सहायता देगा। हालांकि इसका अध्यक्ष, काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा, भारत का सचिव होगा। और सचिव, ये जो काउंसिल होगी तो ये सलाहकारी होगी और भारत सचिव इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायित्व होगा, ठीक है। तो मॉन्टेगू भारत का सचिव और वायसराय चेम्सफोर्ड वायसराय था, तो इसको ये भी बोल सकते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो 1919 में आया।
या कि आपसे ये भी पूछ सकता है भारत शासन अधिनियम 1919 को और क्या नाम बोलते हैं, इसको मैन्टेन्यू चेम्सफोर्ड बोलते हैं, या कि मैन्टेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया, तो या कि ये किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ से इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन आए भी हुए पीसीएस में। नेक्स्ट, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अनुसूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। 1919 का अधिनियम में दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं 1919 में, तो एक केंद्रीय और प्रांतीय विषय, ठीक है, तो केंद्र और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उन्हें पृथक कर, मतलब इनकी पहचान कर कौन केंद्र में आएगा कौन प्रांत में आएगा, तो पृथक कर राज्य पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाए, मतलब प्रांत में केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाए, उनको पृथक किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अपनी सूचियों के विषय को पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक था। मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य है 1919 का अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषय अलग अलग उसमें किया गया और केंद्रीय और प्रांतीय विषय को कर के मामले में सेपरेट करने की बात की गई, लेकिन सरकार बना अल्लाह की जो केंद्रीय सरकार का है, तो अपने जो कानून बनाने का सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही रहा, ठीक है, जैसे आज भी है। तो द्विसदनी परिषद की घोषणा हुई थी दोस्तों, तो ये कैसी है द्विसदनी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें 205 सदस्य थे द्विसदनी टोटल। तो राज्य परिषद स्टेट काउंसिल या उसको बोलते हैं उच्च सदन संघीय संसद, इसमें 60 मेंबर थे। 34 सदस्य निर्वाचित, 26 सदस्य मनोनीत। निर्वाचित में 20 साधारण चुनाव के क्षेत्र में, 10 मुसलमान थे, 3 यूरोपीय, 1 सिख। 26 मनोनीत में 14 शासकीय, 12 अशासकीय मेंबर, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय विधायिका सभा लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय धारण सभा, इसमें 145 मेंबर थे, 104 निर्वाचित, 11 मनोनीत, 41 मनोनीत। इसमें इनका कार्यकाल 3 साल लगा। 26 सदस्य शासकीय, 15 अशासकीय। द्विसदनी परिषद की घोषणा की गई। इसमें पहले में राज्य परिषद या स्टेट काउंसिल या कि उच्च सदन या संघीय सभा एक ही बात है। इसमें 60 मेंबर थे, जिसमें से 60 में 34 सदस्य निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे। जो 34 निर्वाचित सदस्यों में से 20 साधारण चुनाव क्षेत्र से, 10 मुसलमान, 3 यूरोपीय, 1 सिख थे, ठीक है। 26 सदस्य मनोनीत थे, उसी में से 14 शासकीय, 12 अशासकीय। अब आते हैं केंद्रीय विधायिका सभा में, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें केंद्रीय, इसको अन्य नाम केंद्रीय धारा, तो इसमें 145 मेंबर थे, जो कि 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत। 41 मनोनीत में 26 शासकीय थे, 15 अशासकीय। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, ठीक है दोस्तों। सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। प्रांतीय को इनने फिर 2 भागों में डिवाइड किया, एक को बोलते हैं हस्तांतरित, दूसरे को बोलते हैं आरक्षित विषय, ठीक है। हस्तांतरित विषय
इस पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के उत्तरदायित्व थे। ठीक है, तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व हो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों आरक्षित विषय, क्योंकि प्रांतीयों को दो भागों में डिवाइड किया, स्थानांतरित और आरक्षित। तो इसमें गवर्नर का शासन होता था। इस पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायित्व नहीं थी। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था। ठीक है, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध या यूनानी शब्द डाइक या आर्क्यूस से व्युत्पन्न हुआ शासन व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है, मतलब प्रांत या प्रांत में हस्तांतरित विषय या आरक्षित विषय, दो प्रकार की व्यवस्था, इसको द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। हालांकि यह व्यवस्था काफी असफल रही। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। मतलब दोस्तों भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इसमें राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। दोस्तों आप समझिए, 1919 के अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, इसमें यानी राज्यसभा और लोकसभा की बात की गई। दोनों स्थानों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया। ठीक है दोस्तों, 1919 के अधिनियम में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी राज्यसभा प्लस लोकसभा का गठन किया गया। दोनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। फोर्थ, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, 1919 के अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 1919 का अधिनियम के आधार पर चाहे वो सिख हों, चाहे भारतीय ईसाई हों, चाहे आंग्ल भारतीय हों या यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तारित किया। ठीक है दोस्तों, 6, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त किया। मतलब
संपत्ति हो, एक कर हो या शिक्षा का आधार हो, तो सीमित संख्या पे लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया है। 1919 का अधिनियम के अंतर्गत इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मतलब मत देने के लिए संपत्ति होनी चाहिए, या आप कर देते हो, या कि शिक्षा का आधार हो, क्योंकि उस समय शिक्षा का अधिक अलग अपनी इंडिया में बहुत कम लोग शिक्षित थे। नेक्स्ट पॉइंट 7, इस कानून ने लंदन में एक उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों, भारत का सचिव वही आदमी बन सकता है जो ब्रिटेन के कैबिनेट का मेंबर हो, वो भारत का सचिव नियुक्त होता था। तो उसको कुछ कार्यों को बर्डन कम करने के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, पद का सृजन किया गया, जो कि कानून लंदन के भारत के उच्चायुक्त के साथ कार्यालय का सृजन किया जाएगा। तो भारत सचिव के द्वारा किए जा रहे कार्यों को अब कुछ उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट 8, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, मतलब 1919 के अधिनियम में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 1926 में किया गया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? 1926 में किया गया। तो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1919 अधिनियम में 1926 में किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों की बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं में अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी के लिए। 1919 अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। मतलब केंद्र का बजट अलग होगा, राज्यों का बजट अलग होगा, और राज्य विधानसभाओं में अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब 1919 का अधिनियम पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट अलग किया गया और राज्य के विधानमंडल में अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। मतलब दोस्तों, कहने का तात्पर्य 1919 का अधिनियम वैधानिक आयोग का गठन करना जिसका कार्य 10 वर्ष की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, इसी को बोलते हैं साइमन कमीशन आयोग। वैधानिक आयोग जो एक मतलब किला के द्वारा लाया जाता है जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मतलब 1919 में कानून आया, ठीक है, 10 वर्ष बाद मतलब 1929 में अपनी रिपोर्ट देगा, इसको बोलते हैं साइमन कमीशन आयोग। तो ये हालांकि 1927 में ही आ गया, 2 साल पहले। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। तो हम दोस्तों आज 1919 का अधिनियम पढ़ा। मेन पॉइंट क्या है हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब आया? उद्देश्य था कि ये 20 अगस्त 1917 को लाया, पहली बार घोषित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व सरकार, ठीक है। और 1919 में लाया गया भारत स्थापना अधिनियम, जो कि 1921 से लागू हुआ। इस मैंटेगू जो थे भारत के राज्य सचिव थे, अब चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय, इसलिए इसको बोलते हैं मैंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रीय नियंत्रण में केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों की बात की गई, ठीक है। इसमें मैं आपको बता ही दिया कि द्विसदनीय परिषद में राज्य में 60 मेंबर, केंद्र में 145, ठीक है। 60 में 34 सदस्य निर्वाचित, 26 सदस्य मनोनीत, ठीक है। इसमें निर्वाचित में 20 साधारण चुनाव द्वारा, 10 मुसलमान, 3 यूरोपी, 1 सिख। मनोनीत में 14 शासकीय, 12 अशासकीय, सदस्य में 104, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रांतीय में 2 बात की गई, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक है। इसमें गवर्नर कार्य परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। इसमें राज्यसभा लोकसभा की बात, दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाएगा। इसमें मताधिकार की बात की गई, किसमें? संपत्ति कर, शिक्षा का आधार, सीमित लोगों में, ठीक है। इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया। एक वैधानिक आयोग जिसका गठन 10 वर्ष बाद किया जाने की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। इस प्रकार 1919 का अधिनियम हमने इसको डिटेल से समझ लिया। पीटी का क्वेश्चन से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं साइमन आयोग, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। दोस्तों 1919 अधिनियम में ये था एक वैधानिक आयोग जो 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता। 1929 में, 1937 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की घोषणा की गई, ठीक है। साइमन आयोग नवंबर 1927 में, मतलब 2 वर्ष पूर्व 1929 में आना था, 2 वर्ष पूर्व 1927 में ही नए संविधान। दोस्तों क्या सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? नए संविधान में भारत की स्थिति को पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का घोषणा की गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी 7 मेंबर ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए भारत के सभी दलों ने इसका साइमन आयोग का बहिष्कार किया। साइमन गो बैक का नारा भी लगाया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन आयोग कब आया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1927 में। इसको आना कब था? तो 1929 में, 2 वर्ष पूर्व ही आ गया।
इसमें ये वैधानिक आयोग में 7 मेंबर थे, सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसीलिए भारत के सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने व आदेश की सिफारिश की। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। ठीक है, तो आयोग ने, साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें बोला गया द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के साथ संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। ठीक है दोस्तों, तो साइमन आयोग पर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 3 गोलमेज सम्मेलन किया। ठीक दोस्तों, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसके विचारों के लिए ब्रिटिश सांसद संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। तो साइमन आयोग में जो गोलमेज सम्मेलन हुए तो उन पर चर्चा हुई, बहस हुई, तो संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है उसको श्वेत पत्र बोलते हैं, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रवर समिति को के समक्ष रखा। ठीक है, और इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप ये समझिए साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया। इसको कब आना था, 1929 में, 2 वर्ष पहले पूर्व ही आ गया। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे, सातों ब्रिटिश थे, इसलिए भारत में सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। साइमन गो बैक का नारा भी लगाया। तो आयोग ने अपनी 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार करना और ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की और साथ ही आयोग प्रस्ताव पर विचार करने के लिए गोल में सम्मेलन किया, जिसमें भारतीय रियासतें, ब्रिटिश भारत को शामिल किया गया। इसमें गोल में सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, एक ब्रिटिश सांसद की प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और इसकी परिणति ये हुई, इसमें कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा साइमन कमीशन। हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक है, पहला पॉइंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। सांप्रदायिक अवार्ड, देखो दोस्तों, पहले हमारे देश में सांप्रदायिक का जो कहाँ से शुरुआत हुई, तो 1909 पहली बार मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर चुनाव में अलग शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद 1919। ठीक है, तो सांप्रदायिक अवार्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की। ठीक है,
इस योजना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड भी बोला जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। ठीक है, तो अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। ठीक है, नेक्स्ट, इसने दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया और दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया। तो कम्युनल अवार्ड से दलितों के लिए भी विस्तार किया गया। तो दलितों की अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत दुखित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना के यरवदा जेल में अनशन किया। पूना एक्चुअली महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी जब अनशन में बैठ दिए गए यरवदा जेल में, तो कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें एक संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किए गए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कम्युनल अवार्ड में संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किए गए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया इसको समराइज कर देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको साइमन आयोग पढ़ाया। फिर इसके बाद हमने आपको सांप्रदायिक अवार्ड पढ़ाया, इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1920 में एक योजना आई जिसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड या सामुदायिक अवार्ड। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैक्डोनाल्ड ने लाया। ठीक है, इस अवार्ड में मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई और दलितों के लिए भी इसका विस्तार किया गया। लेकिन इस अवार्ड से गांधी जी पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए, तो इसलिए कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, इसे पूना समझौता कहते हैं। इस समझौते से ये हुआ कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाए रखी जाएगी और दलितों के लिए स्थान आरक्षित होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों, हमारी टीम MPPSC के लिए काम कर रही है और जल्दी ही हम आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हम अब MP हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर की हमारी सीरीज आने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।